सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी थी कि 1946 में इंडिया का जो जुरिस्डिक्शन था वो कुछ इस प्रकार का था। या तो उस टाइम पे कोई पाकिस्तान नहीं था, कोई बांग्लादेश नहीं था। तो 1946 में 11 प्रोविंसेस यानी कि 11 प्रांत थे, जिसे आज की डेट में स्टेट कहते हैं, और इनमें 565 प्रिंसली स्टेट थे, जिसे देशी रियासत के नाम से जाना जाता था, जो कि राजा रजवाड़े थे। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी के साथ साथ भारत को बंटवारा भी मिला और अब कुछ स्ट्राइक्स देखने को मिल रहा था। प्रोविंसेस तो सेम रहे 11 ही, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स में अंतर आ गया और 1947 में जो प्रिंसली हमारे देश में बचे थे वो कितने थे? 552। तो व्हेन द क्वेश्चन अराइजेस हाउ मेनी प्रिंसलीज आर देयर इन 1946, so the answer will be 565, and how many princelies are there in 1947? The answer will be 552. अब इन सभी प्रिंसलीज के साथ मिलकर हमें इंडिया को रीऑर्गेनाइज करना था, यानी कि स्टेट के फॉर्म में सब चीज को डेवलप करना था, और उसके लिए एक कमिटी बनी जिसका नाम रखा गया प्रोविंसेस कमिटी। और प्रोविंसेस कमिटी के चेयरमैन कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इन सबके साथ बात करके इन सबको इंडिया में ऐड कर लें। ऐड करने वाली बात क्यों आ रही थी? तो उसका रीजन था कि अंग्रेज जब भारत छोड़ के जा रहे थे तो जाते किसी आग और लगा गए थे। वो आग इस बात की थी कि जो इसलिए खुद पर इंडिया का रूल लागू करा सकते हैं, या ये चाहे तो पाकिस्तान का रूल लागू करा सकते हैं, या ये चाहे तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते। और एक एक करके सारे प्रिंसलीज इंडिपेंडेंट हो रहे थे। तो अगर ये राजा इंडिपेंडेंट रहेंगे तो फिर भारत क्या है, ट्यूशन क्या है? कुछ भी। इसीलिए सरदार पटेल ने इन सभी राजाओं से बात की और बिना किसी शर्त के हमने 552 में से 549 प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मर्ज कर लिया था। बोलो हाँ या ना? 3 प्रिंसलीज ऐसी थी जो थोड़ा सा नाटक कर रही थी, जिसमें पहला है जूनागढ़। तो जूनागढ़ को हमने इंडिया में ऐड कैसे किया? पब्लिक रेफरेंडम, यानी कि जनमत संग्रह से। और जनमत संग्रह का मतलब होता है पब्लिक वोटिंग से। दूसरा, जूनागढ़ के बाद जो सेकंड प्रिंसली था उसका नाम था हैदराबाद। हैदराबाद को हमने कैसे ऐड किया? पुलिस एक्शन से, यानी कि पुलिस कार्यवाही से। तो पुलिस एक्शन से हैदराबाद बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। और तीसरा कौन था? जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू कश्मीर को कैसे ऐड किया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब होता है विलय पत्र के द्वारा। तो हमने विलय पत्र साइन कराया और उसके बेसिस पर दे बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। बोलो सारी चीजें क्लियर हो गई? कि अब हमारे सामने केवल एक चीज बची थी, वो था इंडिया को इंटरनली रीशेप करना, यानी इंटरनली इंडिया कैसा दिखेगा। तो इंडिया को रीशेप करने के लिए 1948 में एक कमीशन बनाया गया, यानी कि एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था एस.के. धर आयोग। और इस एस.के. धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट संसद में रखवी और इसी पे एक कमेटी बनी जिसका नाम था जेवीपी कमेटी। अब जेवीपी कमेटी में जे कौन है? जवाहरलाल नेहरू। वी कौन है? वल्लभ भाई पटेल। और पी कौन है? पट्टाभी सीता रमैया। और इन तीनों ने मिलकर इंडिया को रीऑर्गेनाइज किया। और इंडिया का रीऑर्गेनाइजेशन जो इन तीनों ने किया था वो बेटा एडमिनिस्ट्रेशन पे किया था। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन के आधार पे। तो प्रशासन के आधार पे इन्होंने भारत को रीऑर्गेनाइज किया। और फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन लागू हुआ
26 जनवरी 1950 के दिन, उस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 7 यानी कि भाग 7 और पार्ट 9 यानी कि भाग 9 में 29 स्टेट्स को डिफाइन किया गया। सो हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन 1950? द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आर 29। बोलो बात समझ में आ गई? अब जो हमारी प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। प्रॉब्लम अब शुरू हुई थी। आप लोगों ने जो इंडिया को रिऑर्गेनाइज किया वो एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे किया। नेहरू जी चाहते थे कि देश कुछ इस तरीके से चलाया जाए कि जो रीजनलिज्म है वो खत्म हो जाए। रीजनलिज्म का मतलब होता है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद मतलब मैं मराठी, मैं गुजराती, मैं तमिल, मैं तेलुगु, ये खत्म करना था। तो उन्होंने जैसे स्टेट बनाया मद्रास। अब इस मद्रास में तमिल भी थे, तेलुगु भी थे। इससे क्या हो जाएगा, दोनों एक साथ रहेंगे तो कल्चर एक्सचेंज होगा। उन्होंने बना दिया सौराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र एक साथ रहेगा, तो गुजराती और मराठी एक साथ रहेंगे, चीजें सही चलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक दूसरे का कल्चर कुछ समय के लिए तो अच्छा लगता है, जैसे खाने में या पहनने में, या आज कुछ साउथ इंडियन हो जाए या आज कुछ और खाने में हो जाए, लेकिन रेगुलर बेसिस पर हम उसको नहीं संभाल सकते। तो 3 साल हुए और 3 साल में ही लड़ाई झगड़े होने लगे। और लड़ाई झगड़े का जो रीजन था वो ये मद्रास था। बोले क्यों सर? बोले मद्रास में तमिल और तेलुगु एक साथ नहीं रहना चाहते हैं। तमिल की लैंग्वेज और कल्चर अलग है, तेलुगु लैंग्वेज और कल्चर अलग है। इन लोगों को अलग होना है। और इसी वजह से तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों का कहना था कि हमें फिर से रीऑर्गेनाइज करो, और इस बार रीऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज बेसिस पर होना चाहिए। और ये चाहते हैं तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों के एरिया को एक अलग से स्टेट दिया जाए, जिस स्टेट का नाम रखा जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या लगता है, डिमांड एक्सेप्ट होगी? अरे कैसे होगी यार? नेहरू जी चाहते हैं कि इंडिया इंडिया बने, नहीं तो फिर वही वाली बात है, तुम्हारे अंदर यूनिटी फील तो होगी नहीं कभी। लेकिन अगर आप लोग इस टाइप की प्रोटेस्ट की बात करेंगे तो देश में कि इन लोगों की डिमांड पूरी करें। तो दक्षिण भारत में विद्रोह शुरू हो गया। शुरुआत में नेहरू जी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो कहते हैं कांग्रेस लीडर थे आंध्र प्रदेश में ही, जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुल्लू। और ये थोड़े से गांधीवादी नेता थे। इनको लग रहा था कि नेहरू जी अगर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं हंगर स्ट्राइक करूंगा। और साहब इन्होंने वैसे ही किया, भूख हड़ताल पे बैठ गए कि आंध्र प्रदेश स्टेट बनाओ, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब नेहरू जी कहां इनकी बातें सुनेंगे, बैठ रहो भूख हड़ताल पे। ये बेचारे बैठे रहे। 56वें दिन इनकी मौत हो गई। और जब इनकी डेथ हुई तो लोगों का जो आंदोलन था वो गुस्से में फूट गया और दक्षिण भारत में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, आग लगा दी गई सर। अब नेहरू जी को जैसे ये सूचना मिली कि यहां तो दिक्कत हो गई है, अब नेहरू जी एक्टिवेट हुए और तुरंत जाके अनाउंस कर दिया 1 अक्टूबर 1953 के दिन कि मैं आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज बेसिस पर यानी कि भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य घोषित कर रहा हूं। यानी कि आंध्र प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ऑन 1 अक्टूबर 1953 बिकॉज ऑफ पोटी श्री रामुल्लू, जिनकी 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मौत हो गई थी। अब ये चीजें इतनी इजी तो रहेंगी नहीं। क्या आपने आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बना दिया तो कल से गुजराती मराठी भी यही करेंगे। अब क्या ये ना कि हम भी एक आध को निपटा दें क्या? अगर मरने पर ही स्टेट बन रहा है, हम भी मर जाते हैं। तो अब नेहरू जी कह रहे हैं अब छोड़ो, लैंग्वेज बेसिस पर पूरे इंडिया को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करते हैं।
और इसी वजह से 1953 में एक कमीशन और बनाया गया जिसका काम था भाषा के आधार पे देश का पुनर्गठन करना, और इस कमीशन का नाम था फजल अली कमीशन। इस फजल अली कमीशन में टोटल 3 मेंबर्स थे। एक तो खुद फजल अली जो इसके चेयरमैन थे, दूसरे का नाम था हृदय नाथ कुंजरू, और तीसरे का नाम था KM पाणिक्कर। अब इन तीनों ने मिलकर इंडिया को रीऑर्गेनाइज किया, अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और फाइनली इनकी रिपोर्ट के अनुसार नेहरू जी और उनकी सरकार ने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 पास किया, और 1956 पास करके पार्ट 7 और पार्ट 9 और 29 स्टेट्स को डिलीट किया, कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया, क्योंकि अब नए सिरे से अपन सब कुछ को लागू करेंगे। और फाइनली 1 नवंबर 1956 के दिन भारत में 14 न्यू स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज को फॉर्म किया गया। तो यह है भारत का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956। हर साल हम मध्य प्रदेश दिवस इसी तारीख को मना रहे हैं, याद रखना 1 नवंबर मध्य प्रदेश का भी रीऑर्गेनाइजेशन डे है, क्योंकि इसी दिन मध्य प्रदेश एग्जिस्ट में आया था। अभी 14 स्टेट की लिस्ट जारी हुई, ये सिलसिला रुका नहीं, आज भी चल रहा है। 15वां स्टेट बना गुजरात, 16वां स्टेट बना नागालैंड, 17वां स्टेट बना हरियाणा, 18वां स्टेट बना हिमाचल, फिर 19, 20, 21 ये अपने मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, 22वां स्टेट बना सिक्किम, 23, 24, 25 में अरुणाचल प्रदेश, अपना नागालैंड और अपना गोवा, और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना 2014 में 29वां राज्य बना था। फिर अपने देश का जो स्टेटस था वो 29 स्टेट्स का था, लेकिन 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को स्टेट के दर्जे से हटाकर उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया। जब वो यूनियन टेरिटरी बना तो स्टेट बचे कितने? 28। और पहले हमारे देश में 7 संघ शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू और कश्मीर और लेह लद्दाख को जब हमने यूटी बनाया तो 2 संख्या वहां बढ़ा दी गई, तो कितने हो गए? 9। फिर 2020 में दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया, तो अब कितने बचे? 8। तो प्रेजेंट स्टेटस क्या है? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो ये हो गया तुम्हारा इंडिया का रीऑर्गेनाइजेशन खत्म।